वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2025 सियासत या सुधार पुराने से कितना अलग है ये नया वक्फ कानून। इस पर इसको लागू करने की है जिम्मेदारी। आज हम बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। मैं हूँ चीनू ठाकुर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मुझे पूरी आशा है कि इस पूरे वीडियो को देखकर आप सभी निश्चित तौर पे समझ जाएँगे कि ये सारा जो आप इतना न्यूज़ सुन रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, एक्चुअली में सिचुएशन क्या है और क्या होता है वक्फ बोर्ड, सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, उसके चलते बहुत ज़्यादा आप देखेंगे चारों तरफ विद्रोह भी है और समर्थन भी है। दोनों चीज़ों को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है? ताकि आप सभी को समझ में आए, जो बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में। आधा-अधूरा ज्ञान की वजह से ही आपस में रंजिशें बढ़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, जिससे आप अपनी राय खुद से सामने रख सकें। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट बहुत सारी बातें आई और बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसकी वजह से हो सकता था कि हिंदू और मुस्लिम्स में आपस में बहुत ज़्यादा रंजिशें बढ़ जाती। लेकिन उसको सही से समझना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे इसलिए बनाया गया था, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिया में, ठीक है? उनको चलाना है, कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, इन सब की देख-रेख कौन करेगा, उसके लिए ये एक बॉडी बनाई गई थी। और ये कोई नया प्रबंधन नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा था, ठीक है? लेकिन बाद में यहाँ थोड़ी-सी परेशानियाँ आने लगी, बस उन्हीं परेशानियों को ही समझना है। अगर वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है और स्टेट वक्फ बोर्ड भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन इस वक़्फ़ बिल के बनते ही रिजेक्शन वाला टोन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट आने लगे, बहुत सारे मुस्लिम्स नारे लगाने लगे। तो क्या ये पहला अमेंडमेंट था, जो कि वक़्फ़ के अंतर्गत हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ समझेंगे। वक़्फ़ बोर्ड आखिर होता क्या है? बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे आपको इस तरह से लिखा नज़र आता है कि ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है? और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वक़्फ ने अपने अंडर में कंट्रोल में ले भी लिया। बात तो तब जाके बिगड़ी जब भारत की टॉप 10 प्रॉपर्टी क्लेम कर दी गई। और ये किसने क्लेम की? भारत के तीसरे लार्जेस्ट लैंड ओनर ने। जी हाँ, भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन के मालिक वक्फ बोर्ड ही है। जब इन्होंने लैंड ओनरशिप डिक्लेयर किया, तो लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ पे इन्होंने हक जमा दिया, जिसकी कीमत 9.4 लाख एकड़ है। इतनी ज़्यादा जो ज़मीन है, उसकी कीमत कितनी है? 1.2 लाख करोड़ इन्होंने एस्टिमेट किया। वक्फ बोर्ड एक ऐसा ग्रुप बन के आया था, जो कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर बन गया, जिसका काम सिर्फ था कि मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जितने भी सोशल कॉज़ हो सकते हैं, अच्छे काम हो सकते हैं, इस धर्म को बढ़ोतरी करने में मदद हो सकती है, वो सब करना था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, तो भारत में इंडियन रेलवेज़, आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद तीसरे सबसे बड़े ज़मीन के मालिक वक्फ बोर्ड बन चुके हैं। भारत में लगभग 30 वक्फ बोर्ड है। अगर मैं वक्फ एसेट को टोटल काउंट करने लगूँ, तो 3,56,051 वक्फ की एस्टेट्स हैं और जिसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो हैं 8,72,328। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रॉपर्टीज़ अपनी जगह से चेंज नहीं हो सकती, हट नहीं सकती। और बाकी की 16,713 ऐसी हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हटाई जा सकती हैं, जहाँ पर वक़्फ कुछ भी बना सकता है। आप जानते हैं कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे हक जमाया वक्फ बोर्ड ने? जब आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएँगे। दिल्ली प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो 200 प्रॉपर्टीज़ दिल्ली में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियाँ मैनेज करती हैं, वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। जिसमें से 108 प्रॉपर्टी जो है, वो एल&डी के अंदर है। 138 प्रॉपर्टी टीडीए के अंडर है। हुमायूँ टॉम्ब में 2010 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी ओनरशिप सिद्ध कर दी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ किसी और धर्म की ज़मीन पर इन्होंने अधिकार जमाया, बल्कि मुस्लिम्स धर्म पर भी बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे भी आपको परेशान होते नज़र आएँगे, जिनकी खुद की ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर चली गई है।
यहाँ तक कि मुगल मॉस्क्यू जो कुतुब मीनार में है, उस पे भी वक्फ बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये हमारी है। ताजमहल तक पे क्लेम किया और इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी। महाकुंभ मेला जहाँ लगा था प्रयागराज में, लोकल मुस्लिम ग्रुप का क्लेम है कि भई महाकुंभ मेला जहाँ लगा है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जो प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 78% लैंड पे क्लेम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। और सबसे ज़्यादा तब जाकर बात सामने आई, जब एक पूरे के पूरे गाँव पर ही कब्ज़ा कर दिया। जी हाँ, तिरुचिंतपुरई जो विलेज है तमिलनाडु का, उसमें वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि सारा गाँव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी बिल्डिंग्स पर उन्होंने अपना क्लेम साबित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस मिलेंगे, मैंने पूरा नीचे लिस्ट दे दिया है और ये सब मेरा मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। आप जाकर चेक करेंगे तो आपको ये वक्फ बोर्ड की जो उनकी अपनी साइट है, वहीं पर नज़र आ जाएगा। वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में जब क्लेम किया कि पूरा विलेज उनका है, पूरा गाँव उनका है, तो लोग बहुत शॉक में आ गए। जो वहाँ के लोकल पीपल थे, वो तिरुचिंदुरई में मतलब एकदम शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है? सारा का सारा गाँव वक्फ बोर्ड के अंदर है, जबकि ये प्रॉपर्टी कोई नई नहीं है। इसके बाद पता चला कि 1-2 गाँव नहीं, 6 विलेजेस तमिलनाडु में वक़्फ़ ने हथिया लिए हैं और तिरुचिंतुरई का ये जो मंदिर था, ये मंदिर 1500 साल पुराना है, जिसे सुंदेश्वरम टेम्पल कहते हैं। इस टेम्पल पर वो वक्फ़ बोर्ड अपना अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप खुद चेक करेंगे गूगल पर कि मुस्लिम धर्म कितना पुराना है, तो आपको लगेगा कि ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। विलेजर्स को इतना शौक लगता ही चला गया क्योंकि उनकी खेती-बाड़ी की ज़मीन भी चली गई थी और वहाँ के ही एक इंसान जो राजगोपाल थे, जब उन्होंने लोकल अथॉरिटी में इस बारे में बात की, उनका प्लॉट जो कि 1.2 एकड़ प्लॉट था, उसको वक्फ बोर्ड जो है अपना अधिकार मान रहा है उस पर, तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डायरेक्टली उस प्लॉट पर ही हथियार जमा लिया और जब वो वहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए बोला, तो बोला कि भई वक्फ बोर्ड अगर अलाउ करेगा तो ही आप अपनी लैंड ले पाएँगे, अदरवाइज़ ये लैंड वक्फ बोर्ड की हो गई है। अब ये समझना थोड़ा-सा अचरज वाला है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये पज़ल सिर्फ़ एक ज़मीन में नहीं है। यदि आप चेक करने लगेंगे ना, तो इन सब ज़मीनों में आएगा। अगर करंटली मैं कहूँ तो 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है, वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ चुकी है। आप अभी जिस घर में रह रहे हैं, कोई ऐसा अंदेशा नहीं कि हो सकता है किसी दिन आके वक्फ बोर्ड बोले कि ये उनकी ज़मीन है। ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है? क्या वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है? मुझे पता है अगला प्रश्न आपका यही होगा और इसी का जवाब मैं दूँगी। वैसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता, बल्कि वक्फ बोर्ड सिर्फ़ उन्हीं ज़मीनों पे क्लेम करेगा, जो कि उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पार्टीशन से पहले वहाँ पर मेंशन की जा चुकी हों। बोर्ड को ये बात प्रूफ करनी होगी, कि ये जो ज़मीन है, ये एक्चुअली में वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, तभी वो क्लेम कर सकता है। और इस तरह से क्लेम करने के लिए उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे। बोर्ड को भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। इसी तरह से वो वक्फ बोर्ड एक्ट जो क्लॉज़ 40 है, उसके हिसाब से अगर काम करेगा, तो ही वो किसी ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमा सकता है। पर ये ऐसा कर नहीं रहे थे, प्रॉब्लम ही यही थी। वक्फ बोर्ड 1995 में एक अधिनियम आता है और वो अधिनियम आप जानते हैं किसकी सरकार में आता है? आप सरकार चेक कर लीजिएगा 1995 में। वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा मज़बूती मिलती है, और ज़्यादा मैनेज करने में आसानी मिलती है और उस समय बनाए जाते हैं वक़्फ़ ट्रिब्यूनल, जिससे कि कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट हो, तो उसे सॉल्व किया जा सके। और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि सारी वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है पूरे भारत में, उसमें एक सर्वे होगा, ठीक है? उसके बाद वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में। जिससे कि वक्फ बोर्ड को फिर से पावर्स मिल गई और यहाँ पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी उन लोगों पर लगी जो कि इल्लीगल इंक्रोचमेंट कर रहे थे वक्फ की प्रॉपर्टीज पे यानी कि जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ के पास पेपर्स में है उन पेपर्स के हिसाब से अगर कोई वहां रह रहा है तो अब वो इल्लीगल इंक्रोचमेंट करेगा अब इस तरह के प्रोसीजर बना दिए गए कि फटाफट से प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी जाएंगी ठीक है अब हाल में हुआ क्या कि वक्फ बिल एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी और उन्होंने वक्फ का सुधार करने के लिए एक बिल निकाला। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये 2024 8 अगस्त को लोकसभा में इशू किया गया। इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो एक्ट 1995 में पास किया गया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं।
उसको दूर करना ज़रूरी है और उसको एक रेगुलेशन में लाना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके अगेंस्ट मुस्लिम्स ने चारों तरफ से धरना देना शुरू कर दिया कि वक्फ बोर्ड में सुधार नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा? अब आप मुझे बताइए। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, अभी और सुनना बाकी है। तो नया जो एक्ट आया 2025 का, उसमें है क्या? देखिए, बहुत सिंपल से 5 पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको समझना है, जो बहुत आसान है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भई जो वक़्फ़ मैनेजमेंट है, जितने भी, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके जो भी ऑफ़िशियल्स होंगे, उसमें हर तरह के लोग जो हैं शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसमें कट्टरवादी हैं, उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है? किसी को भी चुना जा सकता है। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम्स को भी वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाए देना चाहिए, ठीक है? ताकि और बेटर गवर्नेंस हो सके, ताकि ये ना कोई कहे कि भई एक धर्म का पक्षपात हो रहा है। ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि मुस्लिम वुमेन्स को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिले और हर धर्म का, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, बोहरा है, सभी का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रांसफर सर्वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर्वे कमिश्नर से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे देनी चाहिए, ताकि वो जिस डिस्ट्रिक्ट में अपना ज़मीन का वो डिमांड करने की हमारी ज़मीन है, उसका सर्वे प्रॉपर वे में हो सके और डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ताकि मॉनिटर हो सकते कि वक़्त की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है। अब मुझे बताइए, क्या एक सच्चा मुसलमान इन पाँचों चीज़ों के अगेंस्ट जाने के लिए सोचेगा? इसमें ऐसा क्या है जिसके अगेंस्ट जाया जा सकता है? इसमें ऐसा क्या है जिसके अगेंस्ट धरना देना चाहिए? इसमें धरना कौन देगा? धरना वो देंगे जिनकी पॉलिटिक्स गड़बड़ा रही है। मुस्लिम्स को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड उनके भले के लिए बनाए गए थे और उनके भले के लिए ही इस्तेमाल होने भी चाहिए। उनके लिए स्कूल बनाए जाने चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए, उनके लिए शिक्षा में, काम में, रोज़गार में मदद होनी चाहिए। पर जब वक्फ बोर्ड ऐसा ना करके उनकी ही ज़मीन जो उनके भले के लिए इस्तेमाल करनी थी, उसे अपने भले के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये मुस्लिम्स के साथ भी गलत हो रहा है। और अब जब ये कानून आ जाएगा, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर है और यही 5 पॉइंट हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि उनसे ज़मीन छीन ली जाएगी, ठीक है? जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, वो वहाँ पर चाहे मस्जिद हो, चाहे वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वहाँ पर कोई भी वक्फ बोर्ड का ऑर्गनाइज़ेशन कोई काम कर रहे हैं, तो वो एज़ इट इज़ रहेगी। बट जहाँ पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं प्रोवाइड करा पाते, उनके पास कोई अ, वैलिड रीज़न नहीं है, कुछ ऐसे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट नहीं हैं, तब उनको जो मुश्किल आ सकती है, वो मुश्किल सभी को आती है। अगर आप किसी के घर पे कब्ज़ा करेंगे और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो आपको भी उसका घर छोड़ना होगा। सेम वे में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का है, वो भी सारी चीज़ें संशोधित करता है। तो ये है आपका सारा कंप्लीट दारोमदार जो मैंने आपके सामने रख दिया है और मुझे लगता है कि अब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर ये वक्फ बोर्ड जो है, वो क्या है और 2025 का कानून क्या है। अब इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं आपको एक एनेक्सर देती हूँ, ठीक है? जो एनेक्सर डायरेक्टली गवर्नमेंट से आया हुआ है, आप उसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, इत्मीनान से चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या मेंशन किया गया है। यहाँ कहीं पर भी किसी भी मुसलमान के साथ कोई भी ना तो धोखाधड़ी वाला कुछ पॉइंट मेंशन है, ना ही किसी को नुकसान के लिए कोई पॉइंट मेंशन है, ना ही मुस्लिम धर्म को किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया गया है। सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं और ये उनकी ही बेहतरी के लिए है। अगर मुस्लिम महिलाएँ पार्टिसिपेट करेंगी, अगर मुस्लिम के जो अलग-अलग धर्म हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है? उनको एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, वो और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे नेगेटिविटी तो नज़र नहीं आ रही। यदि आपको नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये है वो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। रिसर्च यूनिट के द्वारा दिया गया है और पूरा ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से डाउनलोड किया गया है। तो ये अभी गूगल पर आप जाकर देख सकते हैं, अवेलेबल है। ये मुझे कहीं से सेपरेट मुझे लेना नहीं पड़ा। आप डायरेक्टली चेक करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप डायरेक्ट सोर्स में जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप किसी और से सुने या कोई और वीडियो देखें, क्योंकि भ्रमित करने की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है? और कभी भी इस तरह की किसी वीडियो पे ट्रस्ट ना करें। सोर्सेज़ में जाइए जो एक्चुअल में है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सारी चीज़ें मेंशन है। क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या होता है
और स्टेट बोर्ड्स क्या है, वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है, सारी चीज़ें आपको इस नोट में मिल जाएँगी। 10 शीट्स हैं, इसमें सब कुछ मेंशन है, क्या-क्या नए कानून आया है, कानून के अंतर्गत क्या-क्या जो है मीटिंग्स में डिस्कस हुआ है, पहली मीटिंग कब हुई थी, कितने मेंबर्स थे, ठीक है? यहाँ पर सब मेंशन किया गया है, फर्स्ट सिटिंग जो है 22 अगस्त को हुई है, तो आपको इस पेज पर सब कुछ मिल जाता है, ओके? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, कौन-कौन से मेंबर्स थे, इवन कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो भी मेंबर्स थे इस मीटिंग में, कमेटी में वो भी प्रेज़ेंट थे। तो ऐसा कहीं से भी नहीं है कि मुस्लिम के अगेंस्ट कोई बिल है। कृपया करके इस चीज़ को समझें और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ कि अगर मुझसे कहीं गलती हो रही होगी, तो मैं भी ज़रूर करेक्ट करूँगी। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक बिल है, सभी को समझना होगा, पूरे भारत को समझना। तो थैंक यू गाइज़, मैं मिलूँगी ऐसे ही किसी मुद्दे पर आपसे फिर से बात करते हुए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताएँ।